नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और कूटनीतिक शक्तियों के बारे में। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो दोस्तों, पहला शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। दोस्तों, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, क्या कहता है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेंगे। यानी कि जो राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, अनुच्छेद 53 यही कहता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां का उपयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ यानी कि जो उनके नीचे के अधिकारी हैं उनके सहयोग से करेंगे। फिर अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त करना भी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 यही कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, यह बात कहता है अनुच्छेद 75। और अनुच्छेद 75 में यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 75 में यह भी बात लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर जो बाकी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। फिर अनुच्छेद 77 क्या कहता है? अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के संदर्भ में कार्यान्वयन नियम बनाते हैं। यानी कि अनुच्छेद 77 के अनुसार, जो अनुच्छेद 77 है उसके तहत राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच में विभागों के बंटवारे, यानी कि विभागों के बंटवारे किस तरीके से होंगे, इसका नियम राष्ट्रपति बनाते हैं अनुच्छेद 77 के तहत। अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के संदर्भ में कार्यान्वयन नियम बनाते हैं, यानी कि इस कार्यों का कैसे बंटवारा किया जाएगा। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल, जो राज्य होते हैं उसमें क्या राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में उपराज्यपाल, यानी कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तथा दिल्ली में, पुडुचेरी में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तथा अन्य संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है संघ शासित प्रदेश, इनमें उपराज्यपाल होते हैं जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इनके अलावा बाकी जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें राष्ट्रपति प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। तो कहते राष्ट्रपति प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं। ये भी क्या राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। अनुच्छेद 239, दोस्तों अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। यह बात कौन कहता है? अनुच्छेद 239 कहता है कि राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 239 के अनुसार राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं तथा किसी राज्यपाल को संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का दायित्व सौंप सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं तथा किसी भी
राज्यपाल को किसी भी संघ शासित प्रदेश की प्रशासन की जिम्मेदारी सौंप भी सकते हैं। यानी कि किसी को नियुक्त नहीं कर रहे हैं किसी अन्य संघ शासित प्रदेश में, तो किसी राज्यपाल को क्या कह दें कि आप इस संघ शासित प्रदेश की आप जिम्मेदारी संभालिए, तो वह राज्यपाल क्या करेगा, उस संघ शासित प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभालेगा, वहां की प्रशासन की व्यवस्था को देखेगा। यह कहता है अनुच्छेद 239। फिर अनुच्छेद 240 कहता है के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में शांति, प्रगति एवं सुशासन को बनाए रखने हेतु राष्ट्रपति नियम बनाएंगे। यानी कि अनुच्छेद 240 यह कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, दमन व द्वीप तथा लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में शांति, यानी कि वहां पर क्या शांति बनी रहे, वहां पीस रहे, वहां की प्रगति यानी कि वहां पर विकास, वहां डेवलपमेंट हो, तथा वहां सुशासन यानी कि शासन अच्छी तरीके से हो, वहां शासन व्यवस्था जो हो अच्छे तरीके से संचालित हो, को बनाए रखने हेतु राष्ट्रपति नियम बनाएंगे। ये क्या राष्ट्रपति नियम बनाएंगे अनुच्छेद 240 के तहत। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में और हम लोग कुछ शक्तियों को देखते हैं। इसके आता है अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। यानी कि दोस्तों, राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि एससी, अनुसूचित मतलब एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का क्या एक जाति आयोग बना सकता है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक आयोग बना सकता है अनुच्छेद 338 के तहत। अगर पूछ ले कि अनुसूचित जाति संबंधी आयोग के बना मतलब अगर यह प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए आयोग का गठन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो वह अनुच्छेद होगा 338। इस बात को ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी के लिए 338 तथा 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि एसटी के लिए 338 है, एससी के लिए 338 और एसटी के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 338 ए तथा ओबीसी के लिए 338 बी है। तो क्या कह सकता है कि अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। यानी कि इसके तहत क्या अनुच्छेद 338 अनुच्छेद 338 से तथा अनुच्छेद 338 बी, अनुच्छेद 338 में एससी के लिए, अनुच्छेद 338 ए में एसटी के लिए तथा अनुच्छेद 338 बी में ओबीसी के लिए उनके आयोग में जो आयोग होते हैं उनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं और जो अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं तथा पिछड़ा वर्ग में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका आयोग भी राष्ट्रपति द्वारा ही बनाया जाता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। तो इसमें पूछ सकता है कि इन संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं, तो हाँ, इस संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। वारंट मतलब होता है कि उस पर क्या भारत का एक लोगो लगा होता है, अशोक। और 339 में उल्लिखित है। फिर क्या राष्ट्रपति की नेक्स्ट जो कार्यपालिका शक्ति है वह है 339 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण
और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का अध्ययन के लिए आयोग गठन करेंगे। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 339 के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों के अध्ययन के लिए, यानी कि अध्ययन के लिए, प्रशासन के अध्ययन के लिए, कल्याण तथा उनके अनुसूचित क्षेत्रों में के अध्ययन के लिए अनुच्छेद 339 के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा उनके क्षेत्रों में जहां पर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लोग रहते हैं, जिस क्षेत्र में, उनका उस क्षेत्र में प्रशासन के लिए का अध्ययन के लिए आयोग का गठन करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको क्या करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनके अध्ययन के लिए एक आयोग गठन करेंगे तथा उनके क्षेत्र में, वह किस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का भी अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 339 यही कहता है कि अनुसूचित जनजातियों, इसमें ध्यान रखें अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है, उनके कल्याण तथा उनके क्षेत्रों में प्रशासन के अध्ययन के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकेंगे। अनुच्छेद 339 के आधार पर ही दोस्तों, अनुच्छेद 339 के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा उनके क्षेत्रों में प्रशासन के अध्ययन के लिए 2 बार आयोग का गठन किया जा चुका है। पहला बार 1960 में यूएन ढेबर 1960 में यूएन ढेबर की अध्यक्षता में तथा 2002 में दिलीप सिंह भूरिया के अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 339 के आधार पर 1960 में यूएन ढेबर तथा वर्ष 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा उनके क्षेत्र में प्रशासन के अध्ययन के लिए आयोग का गठन किया जा चुका है अनुच्छेद 339 के आधार पर। तो अनुच्छेद 339 एसटी से संबंधित है कि उनके कल्याण के लिए अध्ययन, यानी कि एसटी के कल्याण तथा उनके क्षेत्र में प्रशासन के लिए अध्ययन के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन करेंगे। फिर दोस्तों आता है अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के लोगों से संबंधित है। अनुच्छेद 340 कहता है कि अनुच्छेद 340 में उल्लेखित है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का अध्ययन करने हेतु, यानी कि जो भी लोग सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से, यानी कि सोशली और एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग पिछड़े हुए होंगे, उनके अध्ययन के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन करेंगे। यानी कि पिछड़े सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के अध्ययन के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन करेंगे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 340 में किया गया है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 340 यही कहता है कि राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। अनुच्छेद 340 के आधार पर ही वर्ष 1953 में काका कालेलकर आयोग, वर्ष 1953 में काका कालेलकर आयोग तथा वर्ष 1978 में बीपी मंडल यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में आयोग बनाए गए थे। तो इस पर सवाल पूछ सकता है कि अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 340 में किस वर्ग का उल्लेख है, तो पिछड़े वर्ग, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन करेंगे। तो राष्ट्रपति 2 बार आयोग का गठन कर चुके हैं। पहला 1953 में काका कालेलकर आयोग तथा दूसरा 1978 में बीपी मंडल यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग आयोग की गठन कर चुके हैं। वर्ष 19 बीपी मंडल यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के आयोग के आधार पर ही वर्ष 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण यानी कि वो 27% आरक्षण दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अनुच्छेद 341 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 341 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी करते हैं।
यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को, जो भारत में जातियां हैं, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी करते हैं। यानी कि किसी भी जाति को अनुच्छेद 341 के तहत उसे अनुसूचित जाति यानी कि एससी में शामिल कर सकते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट में उसे शामिल कर सकते हैं 341 के तहत। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी राज्य के किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेनी होती है। यानी कि उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं जिस राज्य के कास्ट को अनुसूचित जाति में शामिल करना होता है। राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं कि अपने ही नहीं कि कर दिए तो कर दिए हैं, तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। फिर दोस्तों अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी करते हैं। 341 के तहत किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करते हैं और 342 के तहत किसी भी जाति को राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी करते हैं। 341 के तहत अनुसूचित जाति यानी कि एससी और 342 के तहत यानी कि एसटी में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी करते हैं। इसके भी संदर्भ में अगर किसी भी राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस राज्य से के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। अगर किसी भी राज्य के जिस राज्य के किसी भी कास्ट को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है तो उस राज्य के राज्यपाल से राष्ट्रपति परामर्श करते हैं। तो 342 के तहत एसटी में शामिल किया जाता है और 341 के तहत एससी में शामिल किया जाता है। और 342 ए के तहत किसी भी जाति को राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी करते हैं। यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से मतलब है ओबीसी में, किसी भी जाति को अगर ओबीसी में शामिल करना हो तो राष्ट्रपति 342 ए के तहत अधिसूचना जारी करते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है, राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति वहां के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं। फिर दोस्तों आता है राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्तियों में नेक्स्ट 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा आयोग, जो दोस्तों भाषा आयोग है 343 के तहत, वह राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में नहीं आता 343, इसलिए हम 343 को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 344 को। 344 के तहत अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक था राष्ट्रपति का कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। और शक्तियां हैं कार्यपालिका संबंधी, जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करना, महान न्यायवादी को नियुक्त करना। लेकिन जब हम लोग वह टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसलिए उसको यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।